हेलो बच्चों, अब हम देखते हैं जेई एडवांस 2022 के पेपर 2 के मैथ्स के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है और इसमें आपको क्वेश्चन आप पूरा पढ़े तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर आप इसका रिवर्स में लिख सकते हो। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ z की होल पावर 4 है, इसको मैं z कॉन्जुगेट से रिप्लेस करके सबको एक साइड लाके फिर लिखता हूँ इसको। तो ये क्या बनेगा, z की पावर 4 माइनस z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर माइनस 4 आइटा z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो z स्क्वायर है वो तीनों में कॉमन आएगा, तो z स्क्वायर तीनों में कॉमन लेके लिख देते हैं और बचा हुआ जो एक्सप्रेशन क्या है वो है z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस का 4 आइटा इक्वल्स टू 0। तो दो बातें हो सकती है, ईदर z इक्वल्स टू 0 और ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, और z स्क्वायर माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस 4 आइटा इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना स्लाइटली आसान है। आप z को मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, जहाँ पे x और y मेरे कैसे नंबर्स हैं, x और y रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ से z स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर या z स्क्वायर कॉन्जुगेट एक ही बात है, तो वो हो जाएगा इसका आप प्लस की जगह माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा 4xy आयोटा के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है मेरी, ये इक्वेशन बन जाएगी 4xy आयोटा माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई xy इक्वल्स टू 1। तो या तो z इक्वल्स टू 0 या फिर xy इक्वल्स टू 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कर्व पे ऐसे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 तो पॉजिटिव है एंड रियल पार्ट ऑफ z2 है वो नेगेटिव है। तो इसके तो रियल पार्ट 0 है, तो इसको तो हम वैसे ही हटा देते हैं। z1 या z2 का कैंडिडेट नहीं होगा, वो दोनों के दोनों इस कर्व पर आएंगे। बाय द वे ये कर्व ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व ज्योमेट्रिकली एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ एक्स पॉजिटिव इधर और रियल पार्ट ऑफ एक्स नेगेटिव इधर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो दो कर्व्स के बीच में मान लो एक पॉइंट इस कर्व पे आ रहा है, इस सेमी कर्व पे, और दूसरा पॉइंट इस कर्व पे आ रहा है। इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी, अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो है वो इसकी एक्सिस के अलोंग ही होगा। और आपको पता है कि ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसकी एक्सिस होगी y इक्वल्स टू एक्स, जो कि इसको 1,1 एंड -1,-1 पे कट करेगी। तो z1 का रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा z1 और ये पॉइंट हो गया मेरा z2, और इसी के लिए डिस्टेंस है वो मिनिमम आएगी। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2√2। तो इसका जो स्क्वायर है वो 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8 यूनिट्स आ जाएगा। तो गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिसाइल है वो टारगेट को सक्सेसफुली हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या सक्सेसफुली हिट नहीं करने की 1/4। अब टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम 3 सक्सेसफुल हिट चाहिए, ठीक है। कोई भी 3 हिट लग गए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मिनिमम कितनी मिसाइल्स मुझे छोड़नी पड़ेगी ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट इज नॉट लेस देन 0.95। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट n नंबर ऑफ मिसाइल्स नीड टू बी ड्रॉप्ड, लेट n मिसाइल्स आर रिक्वायर्ड। ऑलराइट, अब क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द टारगेट। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कब हो जाएगा, जब एटलीस्ट 3 हिट्स, है ना, एटलीस्ट 3 हिट्स। और जब भी एटलीस्ट 3 वाला कंसेप्ट आता है, या एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से यूज करते हो, यानी कि टोटल माइनस p 0 हिट्स माइनस p 1 हिट एग्जैक्टली माइनस p एग्जैक्टली 2 हिट्स।
ये सारे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचे हुए सारे केसेस में 3 या 3 से ज़्यादा हिट्स आएंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, 1 माइनस ये कितना होगा, 0 हिट्स हो जाएगा NC0 इंटू 0 हिट्स मतलब सारे मिसेज है, यानी कि 1/4 की पावर n आ जाएगा, माइनस एग्जैक्टली 1 हिट, तो उसको आप NC1 तरीके से चूज़ कर सकते हो। सक्सेसफुली हिट 3/4 और अनसक्सेसफुली हिट 1/4 की पावर n-1 माइनस NC2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 की पावर n-2। और ये जो क्वांटिटी है इट शुड नॉट बी लेस देन 0.95, मतलब इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.95। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, 0.95 को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1 माइनस 0.95 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NC0 इज 1, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर n। NC1 होता है n, तो ये आ जाएगा माइनस का हो जाएगा प्लस 3n/4 की पावर n, और ये हो जाएगा प्लस में NC2 यानी कि n इंटू n-1/2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 की पावर n। ठीक है, इसको फिर से रीअरेंज करके लिख दो। इधर तो तीनों में एलसीएम में 2 इंटू 4 की पावर n लिख देता हूँ, 2 इंटू 4 की पावर n, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 प्लस 6n प्लस 9n स्क्वायर माइनस 9n, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, और 0.05 को आप क्या लिख सकते हो 1/20, और इस 2 से आप एक 2 कैंसिल कर दोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस का 2/4 की पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू 1/10, यानी कि 10 टाइम्स 9n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर n होना चाहिए। n की जिस वैल्यू के लिए, जिस मिनिमम वैल्यू के लिए ट्रू हो गया वही मेरा आंसर होगा। तो आप एक एक करके n की वैल्यू पुट करना शुरू करो। n इक्वल्स टू 1 पुट किया तो LHS मेरा क्या बनेगा, 10 टाइम्स 9 माइनस 3 प्लस 2, तो ये क्या हो गया 9 और 2 11, 11 माइनस 3 8, 80। इज इट लेस देन इक्वल्स टू 4? नो। n इक्वल्स टू 2 पुट किया है ना, या तो मैं एक एक के जंप कर सकता हूँ या मैं दो के जंप कर सकता हूँ। ठीक है, आप तो हर एक वैल्यू के लिए चेक कर लो, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो ये तो कितना बनेगा 16, और 2 पे ये वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, एक्चुअली 2 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप तो सीधे 3 पुट करो। 3 पुट किया तो 10 टाइम्स 3 3 9, 9 9 81, 81 प्लस 2 81 प्लस 2 83, 83 माइनस 6 इज 83 माइनस 6 इज 77, और ये 4 का क्यूब विच इज 64, सो ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, 2 और बढ़ा देते हैं, n इक्वल्स टू 5, ये क्या बन रहा होगा 10 टाइम्स 25 9 जा 2, 25 माइनस 15 प्लस 2, दिस विल बी 4 इज टू द पावर 5, दिस इज 1024, 2 की पावर 10 है ये, और ये कितना है 22120। इज इट लेस देन इक्वल्स टू दिस? नॉट ट्रू। n इक्वल्स टू 6 पुट करो, 10 टाइम्स 36, 36 इंटू 9 इज 324 माइनस 18 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 की पावर 6, तो ये कितना हो गया 324, 25 26, 26 माइनस 18 8, 3180, एंड 4 की पावर 6 इज 2 raised to the power 12 which is 4096, so it is true, and if it is true for n equals to 6 it will be true for n greater than equals to 6. So the minimum number of missiles that need to be fired is 6, n will be equals to 6. तो बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि O माना कि इस सर्कल का सेंटर है, जिसका सेंटर बेसिकली ओरिजिन ही आ रहा है, तो थोड़ा सा आसान हो गया मेरा काम। अब मुझे R की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, और PQ एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है ना, इसका x इंटरसेप्ट 5/2 और y इंटरसेप्ट जो है वो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो 5/4, x ज़्यादा है y कम है, तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी प्रोबेबली। ठीक है, मान लिया कि कोई ऐसी लाइन है जिसको कि ये P और Q पे कट कर रही है, मान लिया ये P है ये Q है। अब सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल OPQ, ठीक है, ये OPQ का सर्कम सर्कल जो है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। अगर आप P और Q पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उसके लिए जो PQ है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगी,
और जो ओ पी क्यू का सर्कम सर्कल होगा, इस पॉइंट को अगर मैं क्या मान लूँ, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं ओ पी क्यू ए मान लूँ, तो जो इनका सर्कम सर्कल होगा वो ए से भी पास करेगा। रीजन बीइंग कि ये जो पी और क्यू है ये दोनों 90 डिग्री है, तो इन एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो इन दोनों एंगल्स का भी सम 90 डिग्री, तो ये चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे। तो मुझे ऐसा पॉइंट ए निकालना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया h, k है, और जिसके लिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज पी क्यू। ठीक है, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, टी इक्वल्स टू 0, और ये कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ए एच के रेस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये एक्चुअल में इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को आप कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों सेम इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो जाएगा h/2 इक्वल्स टू k/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई 5। ठीक है भाई, एक तो ये आ गया मेरे पास। दूसरा, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल OPQ लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, ये जो OPQ का सर्कम सर्कल इसका सेंटर है वो x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 पे लाई कर रहा है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बाय द वे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये जो है एज ए डायमीटर एक्ट करेगी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास h/2, k/2। तो h और क्या बाय द वे क्या आ रहा है आपके पास, h आ रहा है 2r स्क्वायर बाई 5 और k आ रहा है 4r स्क्वायर बाई 5। तो h/2 कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 5 एंड k/2 कितना आ रहा है 2r स्क्वायर बाई 5, एंड इट विल लाई ऑन द लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अगर ये इस लाइन पे लाई कर रहा है तो वैल्यूज पुट कर दो ज़रा, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई 5 प्लस 2 to 4 r स्क्वायर बाई 5 इक्वल्स टू 4। तो ऐसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड कंसेप्ट से ही क्वेश्चन था सर्कल के, कुछ भी आउट ऑफ द बाउंड जाके डिफिकल्ट नहीं पूछा था। सो बच्चों, इसमें हम केली हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। माना कि मैट्रिक्स ए जो है वो है A B C D। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए यानी कि A प्लस डी टाइम्स लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसको मैं डेल्टा नाम बोल देता हूँ, डेल्टा टाइम्स आई इक्वल्स टू 0। तो ये मैट्रिक्स अपने आप में इसको सेटिस्फाई करेगी यूजिंग केली हैमिल्टन थ्योरम। तो A स्क्वायर माइनस ए प्लस डी टाइम्स ए प्लस डेल्टा आई इक्वल्स टू 0 है। ठीक है भाई, नाउ आप कह सकते हो कि ए प्लस डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस डेल्टा आई इक्वल्स टू 0 रख दो, यानी कि ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 3a माइनस डेल्टा आई। अब आपको ट्रेस ऑफ ए क्यूब भी गिवन है, तो आप ए क्यूब निकालने का ट्राई करो। कैसे, आप ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस डेल्टा ए, और ए स्क्वायर को आप इस 3a माइनस डेल्टा आई से फिर से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3a माइनस डेल्टा आई माइनस डेल्टा ए। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a माइनस 3 डेल्टा आई माइनस डेल्टा ए, और ये हो गया ए क्यूब। अब आप दोनों साइड ट्रेस ले लो, दोनों साइड ट्रेस ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ 9a माइनस ट्रेस ऑफ 3 डेल्टा आई माइनस ट्रेस ऑफ डेल्टा ए। ठीक है, ट्रेस की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि ये तो गिवन है क्वेश्चन में -18 इज इक्वल्स टू 9a का ट्रेस क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ट्रेस ऑफ a विच इज 3 माइनस 3 डेल्टा टाइम्स ट्रेस ऑफ आई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा 2, एंड माइनस डेल्टा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए जिसकी वैल्यू अगेन हमें पता है। तो डेल्टा को छोड़ के सब हमें पता है प्रैक्टिकली। -18 इज इक्वल्स टू 9 इंटू ट्रेस ऑफ ए इज 3 माइनस 3 इंटू डेल्टा इंटू ट्रेस ऑफ आई इज 2 माइनस डेल्टा इंटू ट्रेस ऑफ ए इज अगेन 3। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 9, 9 डेल्टा इज इक्वल्स टू 18 दूनी 36, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
4, डेल्टा आ गया 4। सो बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको पता है कि ये जी एक्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, ठीक है, और एफ एक्स आपके सामने है ही एक फंक्शन, तो एफ ऑफ जी एक्स आपको निकालना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज आपको पता है, ये होती है क्लोज्ड 0 से ओपन 1, ठीक है, और इस पूरे इंटरवल में ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो रहेगा पॉजिटिव, तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव से खुलेगा। और जहाँ तक इस मॉड की बात है, तो जब तक फ्रैक्शनल पार्ट x हाफ से कम होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ आपको पता है, फ्रैक्शनल पार्ट x का जो ग्राफ होता है, अब कौन से इंटरवल में कंसर्न है, वैसे भी -1 से 1 में, तो -1 से 1 में इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और ये हाफ जो है वो एक तो -हाफ पे आएगा और एक हाफ पे आएगा, ठीक है। तो जब जब फ्रैक्शनल पार्ट x -हाफ से छोटा है, मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ कि f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू, जब जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हाफ से छोटा है और जब जब फ्रैक्शनल पार्ट x हाफ से ग्रेटर देन या इक्वल है, ठीक है। इस ग्राफ से आप देखोगे तो पाओगे कि ये कहाँ से कहाँ तक इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 से लेके कहाँ तक -हाफ तक, यूनियन 0 से लेके हाफ तक, ठीक है। और 0 को आप क्लोज्ड ले लो चाहिए तो, ठीक है, 0 को क्लोज्ड क्यों ले लो, क्योंकि आप इक्वल टू 0 को कंसिडर कर लो ना, तो ये 0 पे क्लोज्ड आएगा, 0 से लेके हाफ ओपन, और इसके लिए इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू हाफ ओपन से लेके -हाफ ओपन से लेके 0 ओपन, यूनियन हाफ ओपन से लेके 1। इस पूरे इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन हाफ होगा, तो ये मॉड प्लस से खुलेगा और ये बन जाएगा 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इस केस में ये बन जाएगा, ये मॉड माइनस से खुलेगा तो ये बन जाएगा पूरा 2, ठीक है। तो मैं ज़रा इसका ग्राफ बना देता हूँ, जो फाइनल ग्राफ होगा इस पूरे इंटरवल में तो ये 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा और बचे हुए इंटरवल में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x और 2, ठीक है, -1 से -हाफ में 2, एंड देन 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये 4 को अप्रोच करेगा। देन ये शुरुआत कहाँ से करेगा एग्जैक्टली, अगर मैं x इक्वल्स टू 0 की बात करूँ तो 0 पे फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू फिर से रहेगी 2, ठीक है। तो ये फिर 2 से शुरू होगा, हाफ तक 2 रहेगा और हाफ से लेके 1 तक ये फिर से 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x हो जाएगा। तो देखो, एक तो ये जो -हाफ है यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, एक हाफ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और 0 पे तो ये डिसकंटिन्यूस है ही। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ ओ जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस एट या नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 है ये -1 से 1 में, एंड नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पर है, x इक्वल्स टू एक तो -हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल, एक 0 पे और एक हाफ पे, जैसा कि आप इस डायग्राम से देख सकते हो। तो 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 1 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो दोनों मिला के ओवरऑल वैल्यू हो गई 4। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इस लिमिट को मतलब ये लिमिट से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पूरा ट्राई करना है कि जो सिमिलर टर्म्स है ना उनको एक जगह लाओ, जैसे कि ये √2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 1 + cos 2x में आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, इसको आप 2 cos square x लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 sin c sin d है, और आप सोचो कि cos c - cos d का फॉर्मूला लगाओ, 2 भी कुछ 2 टाइम्स sin समथिंग आएगा, ऊपर भी sin c + sin d है तो sin c + sin d का फॉर्मूला लगाओ। तो एक बार हम ये 3 ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं और देखते हैं लिमिट क्या बनती है। L बन जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू π/2 4√2 टाइम्स, इसमें 2 sin c + sin d का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 sin of c + d/2 जो कि 2x हो जाएगा, एंड cos of c - d/2 जो कि cos of x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, इसको एक बार हम एज इट इज रहने देते हैं, 2 sin 2x sin 3x/2, दिस माइनस दिस, हम cos c - cos d का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो होता है -2 sin c + d/2 sin c - d/2, तो ये हो जाएगा -2 sin of 5x + 3x/2 हो जाएगा
4x/2 यानी 2x और 2x/2 हो जाएगा, 8x/2 हो जाएगा 4x एंड 4x/2 हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ साइन ऑफ ही आएगा अगेन साइन ऑफ c माइनस d/2 जो कि हो जाएगा x/2 माइनस √2 टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे भी साइन 2x है, साइन 2x है ना, यहाँ पे फिर से आप साइन c माइनस साइन d का फॉर्म लगा सकते हो। और ऊपर में हम क्या करते हैं, ये जो साइन 2x है ना, इसको हम लिख देते हैं 2 sin x cos x, तो ये बन जाएगा 8√2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, इन दोनों में हमने 2 साइन 2x कॉमन ले लिया, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे तो बन जाएगा 2 कॉस ऑफ c प्लस d/2 यानी कि आ जाएगा कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ c माइनस d/2 जो कि आ जाएगा साइन ऑफ x/2 माइनस 2√2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप इसको गौर से देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे एक कॉस एक्स तो ऑलरेडी है, और साइन 2x को अगर आप 2 sin x cos x लिख दो तो एक और cos x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये ऊपर लिखा हुआ है 16√2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई, इसको आप 2 sin x cos x लिख दोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 टाइम्स साइन एक्स टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन x/2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस 2√2 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, और ये कॉस एक्स ही था जो ऊपर नीचे को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 0 बना रहा था। अब आप पाओगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बचे ही नहीं है, तो फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ऊपर आप एक्सटेंडिंग टू π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 हो गया 1, तो ऊपर आ गया 16√2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ π/4 कितना होगा 8/√2 माइनस 2√2, तो ये कितना है भाई 8/√2 हो जाएगा 4√2, और 4√2 माइनस 2√2 हो जाएगा 2√2, एंड 16√2/2√2 हो जाएगा आपके पास 8। तो इस लिमिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिंपली 8। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि f'(x) = fx/b² प्लस x²। तो क्यों ना हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, तो आपके पास आएगा इंटीग्रल ऑफ d ऑफ fx/fx = इंटीग्रल dx/b² प्लस x²। dfx/fx क्या होता है, ln ऑफ fx, ln ऑफ fx = इसका इंटीग्रल होता है 1/b tan इनवर्स ऑफ x/b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब f0 = 1 दिया हुआ है, तो वहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एट x = 0 f ऑफ x = 1, तो 0 पे ये तो 0 बन जाएगा, और ln 1 भी 0 हो जाएगा, यानी कि c भी आपका 0 आ गया। और आप फिर दोनों साइड e की पावर रेस कर दो तो आपके पास fx क्या आ जाएगा, fx आ गया आपके पास e की पावर 1/b tan इनवर्स x/b। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या बोला गया है, अगर b पॉजिटिव है तो f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो, अगर b पॉजिटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x/b भी इंक्रीजिंग होगा, इसका 1/b से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इंक्रीजिंग होगा, और e की पावर पे रेस कर दोगे तो भी इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, इनमें से e की पावर x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाइड है, इसलिए इंक्रीजिंग रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप b की बात करो, अगर b नेगेटिव है तो tan इनवर्स x/b कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग, बट उसको आप 1/b से फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। एंड देन सिंस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, तो e की पावर 1/b tan इनवर्स x/b फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर b नेगेटिव है तो भी। पर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी और डी, सी में क्या डी में क्या बोला गया कि f(x) बराबर f(-x) यानी कि इवन फंक्शन है। भाई क्या ये इवन फंक्शन है, डी को मैं पहले देख लेता हूँ कि f(-x) क्या होगा, e की पावर tan इनवर्स ऑफ -x में से आप माइनस बाहर ले सकते हो, तो हो जाएगा -1/b tan इनवर्स ऑफ x/b। तो ये तो सेम एज f(x) नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया क्लियरली गलत। और ऑप्शन नंबर सी चेक करने के लिए आप f(x) और f(-x) को मल्टीप्लाई करो, f(x) इंटू f(-x), जो इसमें e की पावर में प्लस में है वो का वो इसमें e की पावर में माइनस में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर सी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है।
ठीक है। तो एमसीक्यू में इसमें से 4 में से 2 ही सही है, तो ये और ज़्यादा डेंजरस है कि कहीं आप गलत ऑप्शन तो मार्क ना कर दो। सो बच्चों ये एक हाइपरबोला का क्वेश्चन है ना। इसमें आपको b लेस देन a दिया हुआ है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 तो होती ही होती है, और इसमें b लेस देन a दिया हुआ है और a और b पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप a से डिवाइड भी कर सकते हो, तो b अपॉन a लेस देन 1 हो जाएगा। आप स्क्वायर भी कर सकते हो कि b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेस देन 1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 ही होता है। आप फिर 1 ऐड भी कर सकते हो कि 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 1, और फिर आप स्क्वायर रूट भी ले सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेस देन 2 का रूट, और यही मेरा क्या है, एसेंट्रिसिटी। तो इसकी एसेंट्रिसिटी है वो √2 से बड़ी है, और हाइपरबोला है तो 1 से बड़ी तो होगी ही होगी। मतलब एक तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो गया। वेल एंड गुड। उसके बाद क्या बोला गया है कि हाइपरबोला पे कोई पॉइंट P है। बाय द वे जो हाइपरबोला है ये आपका वेरी स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। किसी पॉइंट P पे जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट को मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि जो टेंजेंट है ये पॉइंट 1,0 से पास कर रही है, तो ये जो पॉइंट P है इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स में a sec थीटा b tan थीटा अज्यूम कर सकता हूँ। अब मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखनी आती है, बहुत अच्छे से आती है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन होगी x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल्स टू 1। और ये कौन से पॉइंट से पास करती है? पासेस थ्रू 1,0। तो x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास sec थीटा इक्वल्स टू a आ जाएगा, ठीक है। sec थीटा इक्वल्स टू a आ गया। और क्या बोला गया है कि नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट P कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को अगर मैं इधर भी एक्सटेंड करूं तो ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगी, और अगर इंटरसेप्ट इक्वल है मतलब इसका स्लोप कितना आ गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 1 बना देता हूँ, जो कि क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू b sec थीटा अपॉन a tan थीटा इक्वल्स टू 1। और आपने sec थीटा की वैल्यू a पहले से निकाल रखी है, आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो b की वैल्यू भी आपके पास tan थीटा आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? आपके पास sec थीटा आ गया a, tan थीटा आ गया b, ये दोनों वहाँ पे पुट कर दोगे तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ये जो ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड P, PT और नॉर्मल एट P, PN, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट्स बाय द वे है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसकी हाइट हो गई b स्क्वायर। इसके बेस, ये जो n है, इसके कोऑर्डिनेट है कितना? अब n का x इंटरसेप्ट आप कैसे निकालोगे? नॉर्मल की इक्वेशन आप लिख दो, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन होती है एक्स ए अपॉन सेक थीटा माइनस वाई बी अपॉन टेन थीटा, और माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होता है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप सेक थीटा को a से रिप्लेस कर दो और इसको y को 0 पुट कर दो, तो इसका जो नॉर्मल का x इंटरसेप्ट है वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। वही सेक थीटा की जगह आपने a पुट कर दिया, y को 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। ऑल्सो सिंस ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि a की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस b की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अब हम डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा कितना होगा? हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स हाइट कितनी है? b का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखो तो आप पाओगे कि a स्क्वायर माइनस 1 को आप b स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो a स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं b स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ तो b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2b स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास b की पावर 4। तो जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना है? b की पावर 4 यूनिट्स। सो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको आता है। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो,
पर वो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और आपको दिया हुआ है कि x टेंडिंग टू 0 पे gx की वैल्यू 1 है, ठीक है। और fx क्या है मेरा, अगर आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की बात करो तो वो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू जी एक्स आएगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x तो होता है 0 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx जो है वो 1 दिया हुआ है। अगर ये दोनों लिमिट्स फाइनाइट होती है तो मैं इसको दो लिमिट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकता हूँ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट। तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0x इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx, इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 0। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx तो है 0। अब एग्जैक्ट अगर आप f0 की बात करें, ठीक है, ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट कर दोगे तो f0 तो वैसे ही 0 आ रहा है, f0 0 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx भी 0 है, तो fx कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट 0। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। fx अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो बाकी पॉइंट्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, और अगर g0 की वैल्यू 1 है, ठीक है, एग्जैक्टली g0 की वैल्यू अगर हम 1 कर दें तो g जो है वो मेरा कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है ही, और g0 भी अगर 1 हो गया तो g हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये हम कैसे देख सकते हैं, बेसिकली fx जो है, ठीक है, fx डिफरेंशिएबल है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा और फिर gx की डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे। अब हम है ना एक बार fx को ज़रा सॉल्व करने का ट्राई भी करते हैं, ठीक है। सिंस मेरे पास fx 0 पे कंटिन्यूस आ गया, ठीक है, और बाकी जगहों पे भी ये कंटिन्यूस आ जाएगा, उसके लिए हम किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। लेट अस से आपको f ऑफ a प्लस एच निकालना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट हम बाद में लगाएंगे। f ऑफ a प्लस एच को आप इस फंक्शनल इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, f ऑफ a प्लस f ऑफ h प्लस f ऑफ a इंटू एफ ऑफ h। अब मैं दोनों साइड लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा देता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ a, तो f ऑफ a ही रहेगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच, ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है, और ये भी 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू, ये भी 0 आ जाएगी। तो ये अगर हमेशा एफ एक पल आ गई तो मेरा एफ इज कंटिन्यूस आ गया हर एक पॉइंट पे, ठीक है, कंटिन्यूस आ गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या चेक करना होता है, आप एल एच डी या आर एच डी निकालो, तो एल एच डी क्या आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच आ जाएगा, ठीक है। ये तो आर एच डी आएगा, है ना, और एल एच डी भी हम निकाल लेंगे। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, एफ ऑफ एच, इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच अपॉन में एच। अब आप सोचो h जब 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, तो 0/0 लिमिट हो गई। तो आप इसको एल हॉस्पिटल लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 पे कंटिन्यूस है, 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी कि 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। बट आप एक बारी के लिए मान लो कि ये डिफरेंशिएबल है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0, राइट, एफ डैश ऑफ 0, या फिर आप एक काम करो एफ एच अपॉन एच अलग से रहने दो, इसमें आप 1 प्लस एफ ए तो अलग से रहने दो, टाइम्स इसको आप लिख दो एफ ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच, और एफ ऑफ एच माइनस 0 अपॉन एच क्या होगा, एफ डैश 0। तो ये पूरा हो गया आपके पास 1 प्लस एफ ऑफ ए टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू आपके पास क्या है, डेरिवेटिव एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 1। ये हम इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन इंटर रिलेटेड है, आप
जी ऑफ एक्स को लिख दो एफ ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। अब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जी ऑफ एक्स निकालोगे तो वो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स आएगी, वो कितनी आ जाएगी एफ डैश ऑफ ज़ीरो आ जाएगी वो। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन में, तो इस एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू भी 1 आएगी। ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू परमानेंटली 1 प्लस एफ ए आ गई और फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी आ गया। दो ऑप्शन एक साथ हो गए कि एफ डैश ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 करेक्ट, और एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये सब मेरा वेल डिफाइंड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और एल एस टी भी आएगा तो आर एस टी भी यही आएगा। जहाँ तक ऑप्शन नंबर बी और सी की बात है, बी में क्या दिया हुआ है, इफ़ जी ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 तो जी कंटिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, अगर जी ज़ीरो इक्वल्स टू 1 है तो जी मेरा कंटिन्यूस भी हो जाएगा क्योंकि इसकी लिमिट 1 है ज़ीरो पे। और दूसरा, अगर मेरे पास एफ एक्स, अब एफ एक्स मुझे थोड़ा सा निकालना है, तो एफ एक्स निकालने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो हम कर लेते हैं। बाय द वे, अगर मेरे पास एफ डिफरेंशिएबल आ गया तो मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके, है ना, फंक्शन निकाल सकता हूँ। इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट पुट करो और वाई ज़ीरो पुट कर दो, तो वो क्या बनेगा, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ पुट वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दिया तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। आपने एक्स के किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में, और अब आप वाई इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दोगे तो बहुत कुछ बनेगा नहीं। उससे बेहतर है कि आप एक्स को पुट कर दो ज़ीरो और वाई को पुट कर दो एक्स। ठीक है, नाउ यू डू वन थिंग, यू पुट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल्स टू एक्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ ज़ीरो। एफ डैश ज़ीरो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 1 प्लस एफ एक्स आ गया। इसको आप इंटीग्रेट करोगे, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स इंटीग्रल। तो यहाँ से एल एन ऑफ 1 प्लस एफ एक्स आपके पास आ गया एक्स प्लस सी, यानी कि एफ एक्स आ गया आपके पास कितना, ई की पावर एक्स प्लस सी माइनस 1। नाउ मेरे पास फंक्शन के लिए किसी ना किसी पॉइंट पर तो है, ठीक है ना, एफ ज़ीरो बराबर ज़ीरो है एंड एफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो पुट कर दोगे तो ई की पावर सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ से, एफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करने पर सी बराबर भी ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो और सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फंक्शन ही मेरे पास आ गया, फंक्शन आ गया मेरे पास ई की पावर एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से मेरे पास जी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, जी एक्स को आप एक्स एफ एक्स को एक्स से डिवाइड कर दो तो जी एक्स आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। आप वैसे तो जीरोस के डोमेन में नहीं है, बट अगर आप जी ज़ीरो को अलग से 1 डिफाइन कर दो और आपको लिमिट तो पता है, इसकी लिमिट 1 होती ही है, तो ये हमेशा सारे एक्स के लिए डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा। कंटिन्यूस तो आ ही जाएगा, ये डिफरेंशिएबल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी डी करेक्ट है। व्हाट अबाउट एफ डैश 1, आपके पास एफ एक्स आ गया तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हो, वो हो जाएगा ई की पावर एक्स, तो एफ डैश ऑफ 1 तो मेरा ई आएगा ना कि 1, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा नेचुरली गलत है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ही आसान एक चीज़ दी हुई है कि ये जो प्लेन है ना, इसके अबाउट एक पॉइंट ऊपर है और उसका इमेज दिया हुआ है, तो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, वही बेसिकली प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के अलॉन्ग होगी। ये पॉइंट है 3 2 -1 और ये पॉइंट है 1 0 -1। ठीक है, आप इसको पी मान लो तो पी डैश मान लो, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो पी डैश के अलॉन्ग हो जाएगा, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 -1 2 2 -0 2 एंड -1 हो जाएगा 0। ठीक है, या फिर आप अगर एक और 2 कॉमन ले लो तो सम म्यू टाइम्स 1, 1, 0, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके पोजीशन वेक्टर्स आपने क्या मान लिया आपने म्यू, 0 है डायरेक्शन रेशियो, और प्लेन की इक्वेशन फिर क्या हो जाएगी, म्यू टाइम्स एक्स प्लस म्यू टाइम्स वाई प्लस 0 टाइम्स जेड इज इक्वल्स टू सम डेल्टा।
अब अगर आपके पास, ठीक है, इसको आपने कैसे कंपेयर कर लिया, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा से, तो अल्फा इक्वल्स टू म्यू है, बीटा इक्वल्स टू म्यू है और गामा इक्वल्स टू 0 आ गया, और अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी, और म्यू की वैल्यू 1 आ गई तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, प्लेन की इक्वेशन हो गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू डेल्टा। अब ये इन दोनों के मिड पॉइंट से भी पास करेगा, अगर ये इसकी इमेज है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला से 3 + 1/2 यानी कि 2, 2/2 यानी कि 1 एंड -1, इस पॉइंट से भी ये प्लेन पास करेगा। तो यहाँ से पासेस टू 2, 1, -1 या फिर 2 + 1 इक्वल्स टू डेल्टा, यानी कि डेल्टा की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ गए, अल्फा 1 है, बीटा 1 है, गामा 0 है और डेल्टा है 3। तो ऑप्शंस देख लो, ए करेक्ट है, 3 - 0 3 करेक्ट है, डेल्टा प्लस बीटा 3 + 1 4 करेक्ट है, एंड 1 + 1 + 0 इक्वल्स टू 3 है ना कि 2, तो ये इनकरेक्ट है। ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर्स। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, और पी एस एक वेक्टर है ए आई कैप माइनस बी जे कैप। अब यू एंड वी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर्स ऑफ डब्ल्यू अलॉन्ग पी क्यू एंड पी एस। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी कैप। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर आता है। तो बी कैप का आप अनदर बी वेक्टर बाई बी कैप बोल सकते हो, है ना। तो आपको डब्ल्यू का प्रोजेक्शन ऑन पी क्यू निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ डब्ल्यू वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। ऑलराइट, दिस इज पी क्यू वेक्टर टाइम्स पी क्यू कैप। Alright, what is W vector? I cap plus J cap. I cap plus J cap, the whole dot. What is PQ vector? PQ vector is AI cap plus BJ cap, whole divided by norm of divided by magnitude of B vector it is, right? So magnitude of PQ vector is root of A square plus B square into this vector itself is AI cap plus BJ cap whole divided by, since this is a scalar quantity, right, this whole thing is a scalar quantity, overall it will be vector divided by root of a square plus b square, right. Now we are talking about magnitude of u. Now this is u vector, right, this is equals to u vector, and if you have to find its magnitude, it will be simply this. So magnitude of u vector is nothing but a plus b whole divided by square root of a square plus b square. In the exact similar manner, if you will find v vector, then its magnitude of v, the only difference is here it is minus b instead of b. So if you put minus b instead of b in here, you will get a minus b whole divided by root of a square plus b square, and take one mod here also because you don't know about the signs of a and b. Now what is W vector? W vector is I cap plus J vector, and the equation is this: U vector plus V vector magnitude is equals to W vector magnitude, and the area of parallelogram PQRS. What about the area? Area of parallelogram is half of D1 vector cross D2 vector, the whole magnitude, and not even half, because half is in case of a triangle. For this parallelogram also, yeah, area will be half of D1 cross D2. So it will be half of, what will be diagonal 1? Sum of these two sides, which is 2a I cap cross, what about difference? It will be 2b j cap, and you know that I cap cross j cap, k cap is k cap. So the overall, the area will be 2, this 2 will get cancelled with 2, so it will be 2ab. Right, mod of 2ab and mod of 2ab equals to 8 units, means ab is equals to 4 units, right. I am assuming a and b to be positive in here, but it is not necessary. Now you know ab equals to 4. Now let us apply this condition that magnitude of u plus magnitude of v is equals to w vector magnitude. तो ये क्या बन जाएगा आपका,
ये बन जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डब्ल्यू कितना है, मॉड ऑफ डब्ल्यू है आपके पास रूट। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी का मॉड इंटू ए माइनस बी का मॉड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपके पास आया बेसिकली 2ab माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जैसे ये कैंसिल हो तो आपके पास आ गया 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब ये तो क्वेश्चन में कुछ और बोला है क्या, ठीक है। यहाँ से एक ही चीज़ हो सकती है कि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, या तो ए इक्वल्स टू बी हो जाए या फिर ए इक्वल्स टू हो जाए माइनस बी। मैं ए इक्वल्स टू बी को कंसिडर कर लेता हूँ और ए इक्वल्स टू बी आप यहाँ पे पुट करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, यानी कि ए भी आ जाएगा 2 एंड बी भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 4 करेक्ट, ए माइनस बी इक्वल्स टू तो 0 होगा ना कि 2। द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम, पी आर कैसे मिलेगा, आप पी क्यू प्लस पी एस से पी आर वेक्टर मिलेगा पी क्यू वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2a आई कैप और इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, लेंथ इसका हो जाएगा 2a और a की वैल्यू 2 है तो इसका लेंथ हो जाएगा 4 यूनिट्स, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड W इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड पी एस, ये भी करेक्ट है क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग होता है, ए कैप प्लस बी कैप के अलॉन्ग। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही सेम है तो वो जो इनका वेक्टर एडिशन आ रहा है वो इनके एंगल का बाइसेक्टर भी होगा। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको जो नोटेशन दे रखा है वो दे रखा है कि अगर ये जो अपर इंडेक्स है एस वो आर से इक्वल टू या बड़ा है तब तो इसकी वैल्यू एस सी आर हो जाती है एक तरह से। इसको आप अनदर वर्ड्स में एस सी आर भी बोल सकते हो। और अगर बाई चांस आर एस से बड़ा हो गया तो ये 0 हो जाएगा। मेक सेंस बिकॉज अदरवाइज दिस नोटेशन विल नॉट मेक सेंस, है ना। अब क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर जी ऑफ एम कॉमा एन क्या है, ठीक है, सिग्मा पी इक्वल्स टू 0 से लेके m प्लस एन एफ ऑफ m कॉमा एन कॉमा पी डिवाइडेड बाई n प्लस पी सी पी, ठीक है। एंड वेयर फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एफ ऑफ m कॉमा एन कॉमा पी की अपने आप में कुछ वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ कि ये एफ ऑफ m कॉमा एन कॉमा पी क्या बोला है, ये है सिग्मा i इक्वल्स टू 0 से लेके p एम सी आई इंटू एन प्लस आई सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई, ठीक है। जब ये डिफाइंड है तो क्यों ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लिखते हैं कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेके p एम फैक्टोरियल अपॉन आई फैक्टोरियल इंटू एम माइनस आई का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस आई का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, है ना, m भी है n भी है p भी है, एन प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल टाइम्स एन प्लस आई माइनस पी का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस पी का फैक्टोरियल अपॉन पी माइनस आई का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा एन प्लस आई का फैक्टोरियल। आप पाओगे कि कुछ क्वांटिटीज़ मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो रही होगी, जैसे कि ये एन प्लस आई फैक्टोरियल से एन प्लस आई का फैक्टोरियल। बची हुई क्वांटिटीज़ में से कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होगी जो आई के इंडिपेंडेंट होगी, जैसे कि ये p फैक्टोरियल आई के इंडिपेंडेंट है और ये m फैक्टोरियल भी आई के इंडिपेंडेंट है। और बची हुई क्वांटिटीज़ को आप एक बार फिर से गौर करो, 4 क्वांटिटीज़ हैं तो आप उनको किसी और तरीके से क्लब कर सकते हो क्या, जैसे कि ये n प्लस पी है, n प्लस पी फैक्टोरियल और यहाँ पे p फैक्टोरियल है, तो इन तीनों को तो मैं बाहर ले ही सकता हूँ। जो बची हुई 3 क्वांटिटीज़ बचेगी डिनोमिनेटर में वो तीनों की तीनों आई पे डिपेंडेंट है ना। और उन तीनों का हम सम देखें तो क्या बन रहा है, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, इन दोनों का सम बन रहा है n फैक्टोरियल, तो मुझे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए एक तो, है ना। ये हो जाएगा सिग्मा i इक्वल्स टू 0 से लेके p, इसको मैं ज़रा एज इट इज़ रहने देता हूँ एक बार, m फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल इंटू m माइनस आई का फैक्टोरियल इंटू, है ना, एक क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन
इन दोनों का सम, राइट। n प्लस आई माइनस पी, ये बनेगा आपके पास n प्लस आई माइनस पी का होल फैक्टोरियल टाइम्स p माइनस आई का फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल से आपको मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, और बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या बनेगा, n प्लस पी का फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो n प्लस पी सी पी एन प्लस पी सी एन बन गया। इसको आप सिग्मा के बाहर ले लो तो क्या है ये, n प्लस पी सी पी टाइम्स सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेके p एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई। अब एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई ये आपका बना। इसमें आप आई के वैल्यू 0 से p पुट करो, ठीक है। आई के वैल्यू जैसे ही आप 0 से p पुट करोगे तो ये क्या आएगा, एक बार मैं पुट कर देता हूँ, ये बन जाएगा n प्लस पी सी पी टाइम्स एम सी 0 इंटू एन सी पी प्लस एम सी 1 इंटू एन सी पी माइनस 1 प्लस एम सी 2 इंटू एन सी पी माइनस 2 से लेके एन सी पी इंटू एन सी 0। और एक स्टैंडर्ड सम है जिसकी वजह आपको पता होती है एम प्लस एन सी पी, तो ये तो क्या लिखा हुआ है एन प्लस पी सी पी इंटू एम प्लस एन सी पी, ठीक है भाई। ये तो सारे के सारे जाने माने एक्सप्रेशन बनते जा रहे हैं, काम हमारा आसान होता जा रहा है। अब इसको अगर आप n प्लस पी सी पी से डिवाइड कर दोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो g ऑफ m कॉमा n है वो मेरा क्या बन गया, सिग्मा p इक्वल्स टू 0 से लेके m प्लस n, इससे ये कैंसिल हो गया और ये बच गया m प्लस एन सी पी, ठीक है। 0 से लेके आप m प्लस n तक जाओगे ना तो ये 2 की पावर m प्लस n आ जाएगा, तो g ऑफ m कॉमा n मेरा आ गया 2 की पावर m प्लस n। तो ये जो स्केरी लुकिंग एक्सप्रेशन था और ये भी जो स्केरी लुकिंग एक्सप्रेशन था, ये एक्चुअल में सिंप्लीफाई होकर एक वेरी वेरी सिंपल लुकिंग एक्सप्रेशन बन जाते हैं। अब g ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू g ऑफ n कॉमा m, भाई n और m का आप ऑर्डर कर दो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। g ऑफ m कॉमा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू g ऑफ m प्लस 1 कॉमा n, आप ये भी पुट करके देख सकते हो, n की जगह n प्लस 1 पुट करो या m की जगह m प्लस 1 पुट करो, बात वही पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। g ऑफ 2m कॉमा g ऑफ 2n, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एक बार देखो क्या बनेगा, g ऑफ 2m कॉमा 2n, ये बनेगा 2 की पावर 2m प्लस 2n, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स बनेगा क्या, नहीं, ये तो 2 की पावर m प्लस n का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि g ऑफ m कॉमा n का होल स्क्वायर, ना कि 2 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी टोटली गलत है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो टोटली सही है। तो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे आपके पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। सो बच्चों, इस पेपर में पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे और वो इजी भी थे, सारे एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे जो आपको क्लासरूम में कराए जाते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने अगर पीएनसी को छोड़ दिया होगा तो उसको काफ़ी लॉस हुआ होगा इस पर्टिकुलर पेपर में। तो जे एडवांस इस मायने में अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब जैसे डायरेक्टली स्टेशन मेथड का क्वेश्चन है कि 15 में से आपको कितने नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज चूज़ करने हैं, 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज चूज़ करने हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आपको 15 ट्रेन के स्टेशन है, उनमें से 4 नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन चूज़ करने हैं। तो उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, आप 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने में 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। अब 11 में गैप्स आइडेंटिफाई करो, गैप्स कितने होंगे 12। इन 11 जो डेज है इनके बीच में जो है वो 12 गैप्स होंगे, उनको आप उनमें से आपको कितने गैप्स सेलेक्ट करने हैं, 4 गैप्स। तो 15 माइनस 4 प्लस 1 C4, यानी कि कितना हो जाएगा 12 C4 तरीके से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मान लो कि आपने ये 1 2 3 और 4 ये 4 गैप सेलेक्ट कर लिए, तो ये चारों नॉन कंसेक्यूटिव होंगे और अब आप इनकी नंबरिंग कर दो, ठीक है। बाकी सारे गैप्स को भूल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन है वो 12 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 6 नंबर वाला और 3 नंबर वाला आ रहा है। तो ये चारों नॉन कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं। और 12 C4 की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 4 3 जा 12, तो ये 12 से कैंसिल हो गया और ये 2 5 जा 10 आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 11 पंजे 55 एंड 55 इंटू 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 46 47 48 49 495।
सो स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन ऑफ पीएनसी। 6 लोगों को 4 रूम में इस तरह से बिठाना है कि हर एक रूम में कम से कम एक और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 पर्सन आए। तो इसका तो एक ही तरीका हो सकता है कि 2 रूम में तो एक लोग आए और 2 रूम में 2 लोग आए। अब आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग के तरीके आपको आते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। और सिंस ये 4 है तो इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से आप और अरेंज कर सकते हो। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे कितना है? 2 की पावर 4 एक तरह से, यानी 16, और 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720 बाई 16 इंटू 24। तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 3 24, और ये हो गया 360 एंड 36 3 108। तो ये आ गया आपके पास 1080। सो अनदर इजी क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर पीएनसी, और इसका आंसर आ गया 1080। सो बच्चों, अब ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 6 तक डाइस आर रोल्ड टुगेदर एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज ऑब्जर्व्ड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 डाइस में नंबर्स का सम, ठीक है, कितना हो सकता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। ये सारी पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है, सम इज इधर है प्राइम और है परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम कौन कौन से? 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है और 11 है। और परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से इनमें से? परफेक्ट स्क्वायर 4 है एंड 9 है। ठीक है, अब 2 कितने तरीके से आ सकते हैं आपको पता है? टोटल 36 तरीके हो सकते हैं पेयर ऑफ डाइस में। 2 आ सकता है एक तरीके से, 3 आ सकता है 2 तरीके से, 4 आ सकता है 3 तरीके से, 5 आ सकता है 4 तरीके से, 6 आ सकता है 5 तरीके से, 7 आ सकता है 6 तरीके से, और फिर ये 5 4 3 नहीं 8 9 1 10 हमने मिस कर दिया थोड़ा सा, तो वो होगा 10 11 12। 10 आ सकता है 3 तरीके से, है ना, 11 आ सकता है 2 तरीके से, और 12 आ सकता है 1 तरीके से। तो मैं सारे काउंट कर लेता हूँ कि ये जो 2 3 5 7 और 11 ये समाने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2 और 1 3, 4 3 7 और 6 13 और 2 15। सो n ऑफ प्राइम, प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्रोबेबिलिटी की प्राइम नंबर आए वो हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 36, यानी कि ये हो जाएगी कितनी? 3 पंजे 15 और 12 3 36, 5 डिवाइड बाई 12। और प्राइम नंबर आने की तो ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर आने की, p परफेक्ट स्क्वायर, वो कितनी हो जाएगी? ये 3 तरीके से आ सकता है और ये 4 तरीके से आ सकता है, तो 4 और 3 हो गया 7 डिवाइडेड बाई 36। अब क्वेश्चन में और क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि, अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि सपोज दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज ईदर अ प्राइम नंबर और अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि आपको पहले से ही रखा है कि पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है और बाद में प्राइम आता है, तो पहले प्राइम नहीं आ रहा किसी भी केस में। और अगर प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है तो प्राइम नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब सोचो कि प्राइम भी नहीं आया परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ऐसे कितने नंबर बचे? प्राइम भी नहीं आया, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया, 15 और 7 कितने हो गए? 22, और 36 माइनस 22 हो गया 14। तो P दोनों में से नहीं आता, नन। ये आपकी हो जाएगी 14/36। इसको हम ऐसे ही रह देते, रिड्यूस नहीं करते हैं एक बारी। तो परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी प्राइम, इफ P इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। अब 2 ही परफेक्ट स्क्वायर थे, उसमें से ये वाला तो इवन था और ये वाला था ऑड, तो मुझे ऑड लाना है। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/36। तो देखो मैं केसेस कैसे बनाऊंगा कि जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि गिवन अपॉन में, तो क्या है अपॉन में है कि सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी अ प्राइम नंबर। तो या तो शुरू में ही क्या आ जाए? शुरू में ही परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। शुरू में ही परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7/36। या फिर पहले ना तो परफेक्ट स्क्वायर और ना ही आए, यानी कि 14/36, और फिर सेकेंड टाइम्स में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। या फिर शुरू के 2 बार में 14/36 का स्क्वायर नीदर प्राइम नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और तीसरी बार में
जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये एक इन्फिनिट जीपी का सम बनेगा। तो ये तो होगा गिवन। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, देन इफ पी इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/36। तो सबसे पहले 4/36 ही आ जाए, यानी कि 9 आ जाए, या फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगी, नन आए, 14/36 पहली बार में और दूसरी बार में फिर 9 आ जाए सम, या फिर 2 बार नीदर परफेक्ट स्क्वायर नॉर प्राइम आए और फिर जाके मेरे पास ये आ जाए एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 14/36 डिवाइडेड बाई 7/36 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, नहीं 1 माइनस अगेन वही 14 डिवाइडेड बाई 36। तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है। ओवरऑल आंसर आपके पास आ जाना चाहिए 4 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया आपके पास p। तो 14p क्या हो जाएगा, 14 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8। इसके लिए आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी 8। सो बच्चों दिस इज अनदर इजी क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आप अपने क्लास में भी कई बार करते हैं। इसमें आपको ऑब्जर्व इतना सा करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एक कॉन्स्टेंट बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसमें आप क्या करो, अपॉन में 4 की पावर एक्स है ना, चाहे तो आप इसको 4 की पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके लिख दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। अब एक 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर एक्स अपॉन 4 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 की पावर एक्स। देखो ज़रा डिनोमिनेटर सेम आ गया दोनों का, 4 की पावर एक्स प्लस 2 और ऊपर भी क्या आ गया, 4 की पावर एक्स प्लस 2, तो ये हो गया 1। और ये जो पेयर्स बन रहे हैं जैसे कि 1/40 प्लस 39/40, इन दोनों का सम भी 1 है ना, 2/40 और 38/40 का भी सम 1 है। और मिडिल टर्म क्या बन रही होगी, मिडल में कहीं ना कहीं बन रहा होगा 20/40 अलग से अकेला बच रहा होगा, जिसको एफ ऑफ हाफ बोल देंगे। तो मेरे पास एफ ऑफ 1/40 प्लस एफ ऑफ 39/40 होगा, प्लस एफ ऑफ 2/40 प्लस एफ ऑफ 38/40, ऐसे करते करते मेरे पास आएगा एफ ऑफ 19/40 प्लस एफ ऑफ 21/40। तो ये 19 पेयर्स अलग से बन जाएंगे और प्लस एफ ऑफ 20/40 अलग से बचेगा, जिसको काउंटर करने के लिए ऑलरेडी माइनस एफ ऑफ हाफ दिया हुआ है। इससे ये कैंसिल हो गया, स्पेयर की वैल्यू 1, स्पेयर की वैल्यू 1, स्पेयर की वैल्यू 1, ऐसे करते करते कितने पेयर से 19, और 19 प्लस 0 हो जाएगा सीधे सीधे 19। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली 19 है। सो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको पहले तो ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स एफ टी डी टी, और आप इसमें अगर लिबनिज रूल लगाते हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एफ पाई की वैल्यू -6 दी हुई है और आपको ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इंटीग्रल 0 से लेके पाई एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से लेके पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है। तो आपको f0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्मॉल f0 की। हमें क्या ट्राई करना है, इस पर हम वो लगा देते हैं बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 से लेके पाई माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इंटू साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके पाई। ठीक है, ये तो हमने इसमें लगाया। हम इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी हम बाई पार्ट्स लगा देते हैं, बट इस बार इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू एफ एक्स हो जाएगा फ्रॉम 0 से लेके पाई। अच्छी बात यह है कि पाई पे भी साइन पाई 0 और 0 पे भी साइन 0 0, तो ये एफ एक्स की बात ही नहीं आएगी। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल 0 से लेके पाई एफ डैश एक्स इंटू, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रल है वो साइन एक्स था ही, इंटू साइन एक्स टाइम्स डी एक्स।
अब आपको पता है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला इंटीग्रल तो कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपको 2 गिवन है, ये ओवरऑल 0 को चला गया, तो बचा हुआ एक्सप्रेशन क्या बना, एफ ऑफ पाई टाइम्स कॉस ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 टाइम्स कॉस ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। नाउ एफ ऑफ पाई की वैल्यू ऑलरेडी -6 गिवन है, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, है ना। तो -6 इंटू कॉस पाई इज -1 माइनस एफ ऑफ 0 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 कितना आ गया, 6 माइनस 2 यानी कि 4। एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ये बाई पार्ट्स का एक थोड़ा सा क्वेश्चन था। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन आपको इस फंक्शन के लोकल मिनिमा की लोकेशंस निकालनी है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो आप पहले एफ थीटा को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट इस पूरे का होल स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इनको तो आप 1 बोल दो, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप बोल दो साइन 2 थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये साइन स्क्वायर में साइन में क्वाड्रेटिक बन गया, साइन 2 थीटा में साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा प्लस 2, ये बन गया आपके पास एफ ऑफ थीटा। आपको पॉइंट्स ऑफ मिनिमा निकालने, तो एफ डैश थीटा देख लेते हैं। एफ डैश ऑफ थीटा क्या बनेगा, इसको 0 कर देना, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स साइन 2 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 2 कॉस 2 थीटा तो कॉमन आ गया और बचा 2 साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, या तो कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब अगर थीटा 0 से पाई में है, तो 2 थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में होगा। तो मैं सारी पोटेंशियल वैल्यूज लिख देता हूँ थीटा की। तो यहाँ से 2 थीटा क्या क्या हो सकता है, या तो पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। यहाँ से क्या हो सकता है, 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6, है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब मैं यहाँ से मैं थीटा निकाल लेता हूँ, क्योंकि 2 थीटा था तो ये 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है। तो थीटा आप पाओगे कि 0 से पाई के बीच में ही आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 12 और यहाँ से आ जाएगा 5 पाई बाई 12। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, पाई बाई 12, फिर कौन सा है पाई बाई 4, फिर कौन सा है 5 पाई बाई 12 और फिर है 3 पाई बाई 4। तो हमें देखना है इनमें से पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा कौन से हैं। तो आपको पता है कि अब इसमें पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा चाहिए, है ना। एक तो काम आप ये कर सकते हो कि ये जो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा है ना, आप एफ डबल डैश पे जा सकते हो पॉइंट्स ऑफ मिनिमा निकालने के लिए। एफ डैश थीटा को मैं फिर से लिख देता हूँ 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, है ना। तो एफ डबल डैश थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 कॉस 4 थीटा माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। अब एफ डबल डैश ऑफ आप ये चारों निकाल दो, 5 पाई बाई 12 या पाई बाई 12, ये कितना आ जाएगा 8 टाइम्स कॉस पाई बाई 3 प्लस 4 साइन पाई बाई 6। अब कॉस पाई बाई 3 भी हाफ होता है, साइन पाई बाई 3 भी हाफ होता है, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 की बात कर लेते हैं। पाई बाई 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 टाइम्स कॉस पाई यानी कि -8, और ये तो प्लस 4 टाइम्स साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, ये आ गया लेस देन 0, यानी कि ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एफ डबल डैश ऑफ 5 पाई बाई 12 की बात कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 पाई बाई 12 यानी 20 पाई बाई 12, यानी कि ये हो गया 8 टाइम्स कॉस ऑफ 5 पाई बाई 3 प्लस 4 टाइम्स साइन ऑफ, ठीक है, 5 पाई बाई 12, तो ये हो गया 5 पाई बाई 6।
नाउ कॉस ऑफ 5π/3 ये कितना है 2π - π/3, तो ये भी पॉजिटिव का हाफ है तो ये हो गया 4। एक्चुअली ये कितना हुआ 8 इंटू कॉस π/3, कॉस π/3 इज हाफ, तो ये हुआ एक्चुअली 8 इंटू हाफ विच इज़ -4। नहीं, एफ ऑफ π/4 अलग था, ये अलग था, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये आ रहा है 4 और साइन 5π/6 इज हाफ +2, ये अगेन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ डबल डैश ऑफ 3π/4 ये कितना आएगा, है ना। इस एंगल का डबल करते जाना। बाय द वे 3π/4 करोगे तो साइन ऑफ 3π बनेगा जो कि हो जाएगा 0। और नहीं, एफ डबल डैश मुझे निकालना है, कॉस ऑफ 4 इंटू 3π/4, तो कॉस ऑफ 3π आ गया, कॉस ऑफ 3π होता है -1, तो ये हो गया -8। और ये कितना भी छोटा हो, ये साइन ऑफ अगर आप 2π इंटू 3π/4 करोगे तो साइन ऑफ 3π/2 जो कि आएगा -1, तो ये हो जाएगा -4। तो ये भी लेस देन 0, यानी कि ये भी हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन से है, एक तो π/12, ठीक है, और एक 5π/12, ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो बोला गया कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है λ1 पाई एंड λ2 पाई λ3 पाई ऐसे करके, तो ये दो ही है। तो पाई का मल्टीपल्स क्या क्या बनने हैं 1/12 एंड 5/12। तो λ1 λ2 की ये दो वैल्यूज़ आई, और द वैल्यू ऑफ λ1 प्लस λ2 से लेकर λr ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 + 1 6/12, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0.5।